तो मूवी की शुरुआत होती है 1943 लॉस एंजेलिस सेंट्रल हवा से और हम देखते हैं एक लड़की मी हुआ को जो कि बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है क्योंकि अगले ही दिन भानु नाम के लड़के से उसकी शादी होने वाली है। अब अगले दिन हम उनकी शादी को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा होता है। भानु और मी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी मेन गेट पर एक दस्तक होती है जिससे कि मी हुआ के चेहरे की रंगत उड़ जाती है और अब सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम देखते हैं तासिया को जो कि तैयार हो रही थी अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए। अब उसके मंगेतर से हम मिल पाते हैं जिसका नाम असल में है सलीम। अब सलीम जो है वो बचपन से ही अनाथ था जिसको उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स लिंडा और चंद्रा ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब तासिया उनके पास ही काम किया करती थी जिसकी मुलाकात सलीम से हुई। दोनों में प्यार हुआ और अब वो शादी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब सगाई की रस्में अच्छे से हो जाती हैं और सभी लोग बैठकर बातें कर कर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तासिया को एक अजीब सी ओल्ड लेडी यहाँ पर खड़ी दिखाई देती है और उसे अक्सर एक विजन परेशान करता रहता है। इसके अंदर वो एक पुराने घर को देखा करती जहाँ पर एक फीमेल की सड़ी हुई लाश रखी हुई है और उसके मुंह से बटरफ्लाई बाहर आ रही है जो कि इंडिकेट करता है उसकी आत्मा को। अब उसे ये विजन्स परेशान करते रहते हैं और वो इसके बारे में सलीम को ही बताती है, लेकिन अभी उन दोनों को ही इसका मतलब समझ में नहीं आता तो वो दोनों इसको इग्नोर कर देते हैं। इसी बीच सलीम अपने एक लौती ब्लड रिलेटिव उसके पिता की कजन मतलब कि उसकी आंटी के बारे में बताता है जो कि लासिम में ही रहती है यानी कि सेंट्रल हवा में, और उसने उन्हें इनवाइट भी भेजा था लेकिन वो आ नहीं पाई। अब वो वॉशरूम जाता है जहाँ पर उसे लासिम जो कि उसका एंसेस्ट्रल गांव है वहाँ से एक को चुन चुन नाम के आदमी का कॉल आता है जो कि वहीं के ही शेमन और पुजारी थे। वो ये बताते हैं कि उसकी आंटी सी फांग फांग का कल ही देहांत हो गया, यानी कि उसकी वही आंटी जो कि यहाँ पर आने वाली थी। अब सलीम इस खबर से परेशान होता ही है, साथ ही साथ उसकी नाक से खून आने लगता है और तभी उसके साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती है कि सी फांग फांग का उसे कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है और वो ये कह रही होती है कि वो जल्दी घर आ जाए। बैक रूम में प्रेयर स्टिक्स लाइट करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। फोन कट हो जाता है और सलीम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कॉल आखिर किया किसने, और अगर उसकी आंटी का देहांत हो गया था तो ये कॉल कैसे आ गया। लेकिन अभी वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और बाहर निकल जाता है जहाँ पर हम खड़ी उसी अजीब सी ओल्ड लेडी को देख पाते हैं। अब वो तासिया को इसके बारे में बताता है और ये कहता है कि सी फांग फांग उसकी एक लौती ब्लड रिलेटिव थी तो उसे तो उनका फ्यूनरल और रिस्पेक्टेड बैरियल करना ही पड़ेगा और वो आज ही लासिम जा रहा है, जिससे कि तासिया अपसेट हो जाती है क्योंकि 2 दिन में उनको हांगकांग निकलना था जहाँ पर उनका प्री वेडिंग शूट होने वाला था। लेकिन सलीम ये कहता है कि ये उसकी मजबूरी और ड्यूटी है और उसको जाना ही पड़ेगा। अब अगले दिन वो लासिम चला जाता है जहाँ पर वो तासिया को कॉल करता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट आर्यन और फोटोग्राफर फेब्री के साथ लासिम में आ जाए क्योंकि उसका घर काफी अच्छा एस्थेटिक और ट्रेडिशनल है तो वहाँ पर फोटोशूट काफी अच्छा होगा। अब तासिया इसके लिए मान तो जाती है लेकिन वो इससे काफी अपसेट हो गई थी जिसको फेब्री संभालने लगता है और यहाँ पर हमको समझ में आता है कि असल में फेब्री काफी ज्यादा तासिया से प्यार करता है और वो उसकी शादी से खुश भी नहीं है, लेकिन वो उसे कभी प्रपोज नहीं कर पाया। खैर दूसरी ओर हम सलीम को देखते हैं जो कि लासिम आ चुका था और सी फांग फांग के लिए प्रेयर्स करता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर मी हुआ की तस्वीर भी देख पाते हैं, यानी कि इनका उनसे कुछ न कुछ रिलेशन भी है। इसके आगे भी वो प्रेयर स्टिक लाइट करता है और यहाँ पर उसको एक अजीब सी आवाज आती है, एक आहट सुनाई देती है। अब उसी रात तासिया को भी एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर वो उस घर में आती है और उसे कॉफिन के अंदर सालीन की बॉडी रखी हुई मिलती है जिससे परेशान होकर उसकी नींद खुल गई थी। अब अगले सीन में वो लासिम पहुंच जाती है और घर आते ही उसको अजीब सा एक अलग सा आभास होता है। साथ ही साथ उसको उसके विजन्स में दिखने वाली वही रेड बटरफ्लाई यहाँ पर दिखाई देती है। अब सालीम उससे बात करता है और हम घर के अंदर एक लेडी को देख पाते हैं जो की वेडिंग अटायर में है और लाल घूंघट करके रखी हुई है। वो लेडी सालिम और तासिया को ही देखे जा रही थी लेकिन ये दोनों उसको नहीं देख पाते। अब खाना खाते समय रात में तासिया सलीम से कहती है कि वो लोग जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था और उसके विजन्स वाला घर भी यही है। इस पर सलीम ये कहता है कि वो सुबह अपने एंसेस्टर से ब्लेसिंग्स लेंगे जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वो यही चाहते होंगे कि शादी से पहले वो लोग उनका अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद ले लें। अब अगले दिन वो लोग प्रेयर्स करते हैं और यहाँ पर भी हम उस घुमट वाली लेडी को ही देख पाते हैं। खैर थोड़ी देर में वहाँ पर आर्यन फेब्री और फेब्री का असिस्टेंट आ जाते हैं। वो लोग आपस में थोड़ी बात करते हैं और इसी बीच को चुन चुन भी सालिम से मिलने आते हैं जो कि उसे प्रेयर टूल देते हैं और ये कहते हैं कि उसे कुछ भी जरूरत हो तो वो पास में ही रहते हैं और वो उनसे आकर बात कर सकता है। खैर उनके जाने के बाद में ये सभी लोग घर को देखने लगते हैं और सालिम को ऊपर वाले रूम से खून गिरता हुआ नजर आता है जो कि अगले ही पल गायब हो गया था।
अब इसी बीच आर्यन को ओल्ड फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसके अंदर उसे मी हुआ की पिक्चर मिलती है और वो बहुत ही गजब की सुंदर थी, जिनकी वो फोटोज को अपने पास रख लेती है। वो सबसे कहती है कि उसे मी हुआ की हेयर स्टाइल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और वो ऐसे ही हेयर स्टाइल तास्या को भी देगी, यानी कि उसी की तरह उसको तैयार करेगी। सलीम बताता है कि मी हुआ उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की छोटी बहन थी जो कि सेंट्रल हावा की बहुत ही ज्यादा फेमस सिंगर हुआ करती, लेकिन काफी कम एज में ही उनका देहांत हो गया था। यानी कि शुरुआती सीन में पक्का कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते वो जिंदा नहीं बच पाई। खैर वो उनके पुराने रिकॉर्ड्स निकाल कर प्ले करने लगता है। अब रात को तास्या डिशेस साफ कर रही होती है जिसके पास फेब्री आता है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर वो उसे इनडायरेक्टली हिंट्स देता है कि वो उसे पसंद करता है। इस पर तास्या कहती है कि अगर ऐसा था तो उसे पहले बात करनी चाहिए थी और तब शायद कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सलीम से बहुत प्यार करती है। अब इसी बीच ये लोग सामने की साइड बने हुए ग्रेवयार्ड को देखते हैं जहाँ पर सलीम के एंसेस्टर्स दफन थे। अब रात को तास्या तैयार हो रही थी और उसे अचानक से ही शीशे के अंदर ये कमरा पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देता है। इसी बीच लाइट चली जाती है और अब उसको वही रेड ड्रेस वाली लेडी मतलब कि मी हुआ दिखाई देती है, यानी कि वो लाल गुम्मट वाली लेडी वही थी। वो उसको बार बार दिखती है जिससे कि वो बहुत डर जाती है, लेकिन तब तक लाइट्स आ गई थी और सलीम वहाँ पर आकर उसको संभालता है। अब वो उसको मी हुआ के बारे में ये बताता है कि उनके लिए रोज ही प्रेयर स्टिक्स को जलाना जरूरी है, जो कि इसी फैमिली का पर्सन जलाएगा, नहीं तो कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ेगा और यही कारण था कि उसकी नाक से खून आया। अब वो ये बताता है कि पूरे परिवार का अल्टर यानी कि चबूतरे आगे बने हुए हैं, लेकिन मी हुआ का पीछे साइड बना हुआ है और ऐसा तब होता है जब कोई लड़की अनमैरिड खत्म हुई हो। हालांकि हमें शुरुआत में देखा था कि उनकी शादी तो हुई थी। खैर अब वो आगे ये कहता है कि शायद प्रेयर स्टिक्स खत्म होने से तास्या ने वो सब देखा होगा और कल वो मी हुआ की ग्रेव पर जाकर अच्छे से प्रेयर्स करके ब्लेसिंग्स ले लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इससे तास्या बहुत परेशान हो जाती है, कहती है कि ऐसे तो उसको प्रेयर स्टिक्स लाइट करने के लिए हमेशा यहीं पर रुकना होगा, जिस पर वो ये कहता है कि वो इसके लिए भी कुछ न कुछ सोच लेंगे और अभी वो इसके लिए परेशान न हो और खुश रहे। अब अगले दिन तास्या तैयार होती है जिसे आर्यन एक बटरफ्लाई वाला हेयर पिन पहनाती है जो कि उसे यहीं एक ड्रॉर में रखा हुआ मिला था। खैर अब अगले सीन में तास्या और सलीम ग्रीव पर ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं और फिर उनका फोटो शूट शुरू होता है, लेकिन तास्या जो होती है ना वो धीरे धीरे ट्रांस जैसी स्टेट में जाने लगती है, जिसे मी हुआ की शादी के विजन्स आ रहे थे जहाँ पर अचानक से बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स आ गए थे और वो सबको खत्म कर रहे थे। खैर अब अचानक से तास्या बेहोश हो जाती है जिससे कि सभी परेशान थे। वहीं हम फेब्री के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि फोटोज को डेवलप कर रहा था और फोटोज को देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन फोटोज में असल में तास्या और सलीम के आसपास दो लोग और भी थे और ये देखकर वो बहुत डर गया था, तो वो यहाँ से जाने की जिद करने लगता है, जो कि सबसे समझदार कैरेक्टर मुझे लगता है। अब इसी बीच तास्या को होश आ जाता है जिसको कुछ आवाज आती है, तो वो बाहर जाती है और अब उसे मी हुआ दिखाई देती है जिनके पीछे वो जाने लगती है और उनके रूम तक आ चुकी थी। यहाँ पर मी हुआ अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन उनकी हल्की हल्की आवाज दीवार के पीछे से सुनाई दे रही थी और अचानक से ही दीवार में अपने आप एक दरार आ जाती है। अब वो सलीम को बुलाती है और वो दीवार को तोड़ने लगता है, जिसके पीछे उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है जिससे वो थोड़े से हैरान से रह गए थे। अब वो लोग दीवार तोड़ देते हैं तो यहाँ पर उनको मी हुआ की लाश मिल जाती है। उनके हाथ में एक बॉक्स भी था जिसके अंदर रिंग्स रखी हुई थी और उनके मुंह से वही रेड बटरफ्लाई बाहर आती है, यानी कि इन्हीं के विजन्स बार बार यहाँ पर तास्या को आ रहे थे। अब ये लोग बाहर आते हैं और सलीम ये कहता है कि उसे भी नहीं पता कि मी हुआ वहाँ पर थी और वो ये कहता है कि उन्हें मी हुआ का सही से बैरियल करना चाहिए और उसके बाद वो फोटो शूट या फिर बाकी काम पूरा कर सकते हैं। फेब्री का असिस्टेंट इतना डरा हुआ था कि वो वहाँ से भाग जाता है, जो कि उसने बहुत ही बढ़िया काम किया। अगले दिन तास्या प्रेयर्स कर रही होती है और हम मी हुआ की बॉडी को जागते हुए देखते हैं, जो कि अपने आप ही प्रेयर रूम के अंदर तास्या के पास आ गई थी, यानी कि पक्का इसके ऊपर कोई ना कोई जादू रिचुअल या फिर कुछ तो करा गया था, अदरवाइज इस शरीर का ऐसे चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। माइट भी यहाँ पर मी हुआ की आत्मा अभी तक मौजूद थी और वो यही चाह रही थी कि उसके शरीर को ढूंढा जाए। अब अगले सीन में सलीम जो होता है वो बॉडी को ग्रेव में बैरी करता है, जहाँ पर उनका कॉफिन खाली पड़ा हुआ था पहले से। अब इसी बीच तास्या थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रही थी, जिससे कि आर्यन परेशान होकर को चुन चुन के पास जाती है और वो ये कहते हैं कि उस घर के अंदर दुख और शोक समाया हुआ है, वहाँ पर पहले भी कुछ हुआ था, तब कोई रिचुअल करा गया था, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो उनकी हेल्प जरूर करेंगे। हम घर पर फेब्री को देखते हैं जो कि तास्या से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ चले। इस पर वो ये कहती है कि वो सलीम से प्यार करती है और उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।
वो ये कहता है कि सलीम उसे यहाँ पर लाया और अब यहाँ पर ये सब हो रहा है और ऐसे में उसे सलीम के साथ नहीं रहना चाहिए, ये काफी रिस्की है। और वो उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा तासिया उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है। सलीम दूर से ये सब देख रहा था और वो ग्रेवयार्ड आता है क्योंकि उसकी नाक से खून आना रुक ही नहीं रहा था। अब तासिया उसके पास आती है जिससे वो ये कहता है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो तासिया उससे और उसके परिवार से जुड़ी ही नहीं है, तो वो यहाँ से चली जाए, नहीं तो उसके साथ भी यही चीजें होंगी और वो शादी नहीं करेंगी और ऐसे में वो खुश रह सकती है, मुश्किलों से दूर रह सकती है। लेकिन ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएगी। खैर अब वो अपने रूम में आती है जहाँ पर उसे वही हेयर पिन मिलती है जो कि असल में मी हुआ की थी और अब वो रेड बटरफ्लाई उसे गाइड करती है। इसके पीछे जाने पर उसे मी हुआ की शादी वाले डॉल, फोटो और शादी के लिए सजा हुआ कमरा मिलता है। वो कमरे के अंदर वापस आती है तो मी हुआ उसे हॉन्ट करती है जिनका खून उनकी आंख में चला गया था और अब वो खुद को 1940 वाली टाइमलाइन में पाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलने वाले हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब तासिया जो होती है वो भानु और मी हुआ को देखती है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो बटरफ्लाई वाला हेयर पिन जो होता है वो यहाँ भानु ने ही मी हुआ को गिफ्ट में दिया था। तासिया शादी वाला दिन भी देखती है जब जापानी सोल्जर्स ने उनके घर के ऊपर हमला किया और इसमें ही भानु को शूट करके खत्म कर दिया गया था। अब मी हुआ इससे बहुत टूट गई थी और उन्होंने उसी हेयर पिन से खुद को स्टैब करके खत्म कर दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब तासिया वही सॉन्ग गाने लगती है जो कि आखिर में हुआ ने गाया था और वो खुद को स्टैब करने ही वाली थी, लेकिन सलीम वहां आकर उसे रोक लेता है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में उसे होश में ले आता है। वो दोनों बातें करते हैं जहां पर वो ये बताती है कि उसे गाने का मतलब पता है और मी हुआ भानु से शादी करना चाहती थी। खैर अब तक आर्यन को चुनचुन के साथ वहां पर आ जाती है और को चुनचुन ये कहते हैं कि उन्हें 2 स्पिरिट्स की शादी कराने वाला रिचुअल करना पड़ेगा और उसके बाद ही इन्हें शांति मिलेगी। वो आगे बताते हैं कि उन्हें स्पिरिट्स की शादी करानी है और यहाँ पर 2 स्पिरिट्स की आपस में या फिर एक डेड या फिर लिविंग से शादी हो सकती है, यानी कि या तो स्पिरिट की शादी हो जाए या फिर एक व्यक्ति की और स्पिरिट की भी शादी कराई जा सकती है। अब भानु और मी हुआ की डॉल्स लाई जाती हैं उनकी शादी कराने को चुन उनकी स्पिरिट्स को बुलाता है और अब बहुत सारी स्पिरिट्स की आवाज आती है, लेकिन भानु की स्पिरिट उनको कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। वो कहते हैं कि उन्हें भानु की बॉडी या फिर किसी बिलोंगिंग को ढूंढना पड़ेगा। इस पर तासिया कहती है कि उनके पास में हुआ और भानु की वेडिंग रिंग्स हैं जो कि उनको उसी बक्से में मिली थी जहाँ पर मी हुआ को दीवार के पीछे रखा गया था। खैर वो ये कहते हैं कि इससे काम हो जाएगा तो वो पहले रिंग्स लेकर आए और फिर उनको आफ्टर लाइफ में जाकर भानु की स्पिरिट को ढूंढ कर यहाँ पर लाना पड़ेगा। सलीम कहता है कि वो जाएगा, लेकिन तासिया बोलती है कि उसने भानु को देख रखा है, वो उसको ला सकती है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर ऐसा करने से वो वापस नहीं आई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, तो वो खुद जाएगा लेने के लिए। लेकिन को चुन ये कहते हैं कि अगर वो गया तो शायद उसके एंसेस्टर्स उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे और ऐसे में तासिया का जाना ही ठीक रहेगा। और वो भी यही कहती है कि वो जाएगी और वादा करती है कि वो वापस जरूर लौटेगी। अब सलीम फेब्री के साथ वो रिंग्स निकालने जाता है और यहाँ फेब्री उससे झगड़ा करके उसे बेहोश कर देता है क्योंकि सलीम ने फेब्री को ये कहा था कि वो उसकी मंगेतर से दूर रहे। उसे नोटिस किया है कि वो बार बार उसके सामने आकर अपनी फीलिंग्स को बार बार बयां कर रहा था जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है और इसी के चलते यहाँ पर फेब्री को गुस्सा आ जाता है जिसके चलते उसने ऐसा कर दिया और अब फेब्री जो होता है वो सलीम को वहीं खाली ग्रेव के अंदर डाल लेता है। दूसरी ओर को चुन तासिया वो समझा रहे थे कि उसको करना क्या है, तो वो आफ्टर लाइफ में जाएगी जहाँ पर उसे भानु की स्पिरिट को ढूंढना होगा और उसके मिलते ही उसे उसके सामने ये मंत्र वाला कागज जलाकर उसे वापस यहाँ पर लाना है और अगर उसे कोई भी आसपास से बुलाता है तो उसे उस चीज को, उस आवाज को नजरअंदाज करना पड़ेगा। अब फाइनली तासिया आफ्टर लाइफ में आ जाती है जहाँ पर बाकी स्पिरिट्स उसे हॉन्ट करती है और यहाँ का ईविल उसे सालिम के विजन से खाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते भानु की स्पिरिट उसको मिल जाती है और वो उसके साथ वापस आने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब ये रिचुअल चल रहा होता है यानी कि असल दुनिया के अंदर, तो फेब्री आकर को चुन को खत्म कर देता है और तासिया को ले जाने लगता है। लेकिन अब तक आर्यन सालिम को जब आती है, सालिम वापस आकर फेब्री को पीट देता है और उसे बेहोश करके बाहर ले आता है। अब असल में सालिम जो होता है वो फेब्री की शादी मी हुआ से कराने वाला था, लेकिन तब तक तासिया रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है जो कि सलीम से ये कहती है कि वो क्या कर रहा है। मी हुआ को सिर्फ भानु से शादी करनी है, ना कि किसी भी इंसान से, यानी कि उसका मकसद खाली शादी करना नहीं है। खैर अब तक फेब्री होश में आकर सलीम पर हमला करके उसे खत्म कर लेता है और अब तभी एक चीख के साथ वहाँ की लाइट चली जाती है। अब तासिया जो होती है उसको मी हुआ ने पोजीशन में ले लिया था और अब तक सलीम को भी भानु की स्पिरिट पदस कर लेती है और अब वो दोनों ही फेब्री से अपनी वेडिंग रिंग्स को वापस लेते हैं। अब आर्यन यहाँ पर पुलिस के साथ पहुँचती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर फेब्री खत्म हुआ मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इन दोनों की स्पिरिट्स ने, जिन्होंने तासिया और सलीम को पलस किया था, उन्होंने उसको खत्म कर दिया और तभी हम देखते हैं कि तासिया और सलीम गायब हो
चुके थे। खैर हम पजस जुए तासिया और सलीम को देख पाते हैं जो कि सड़क पर कहीं जा रहे थे, यानी कि शहर की ओर, या फिर ये कहा जाए कि अब भानु और मी हुआ एक साथ हो चुके थे और फाइनली जो चीज वो इतने सालों से नहीं कर पाए थे, साथ नहीं रह पाए थे, वो अब यहाँ पर इन दोनों के शरीरों को लेकर रहेंगे। यानी कि मुझे लगता है मी हुआ यहाँ पर इंतजार ही कर रही थी कि कोई यहाँ पर आए और उसको निकाल ले, यानी कि उसकी बॉडी को आजाद करे, उसकी स्पिरिट को आजाद करे। और हम ये भी देख पाते हैं कि एंडिंग में हमें उस लाल बटरफ्लाई के साथ साथ एक सफेद बटरफ्लाई भी दिखाई दी थी, जिसका साफ मतलब यह है कि तासिया और यहाँ सलीम की जो स्पिरिट थी वो बाहर आ गई थी और यहाँ पर जो मी हुआ और भानु की स्पिरिट थी वो इन दोनों के शरीर के अंदर चली गई। स्टार्टिंग से हम जो लाल बटरफ्लाई देखते आ रहे थे वो यहाँ पर स्पिरिट्स को ही दर्शाती है और हमने देखा भी है कई हॉरर मूवीज के अंदर कि जब कोई इंसान खत्म होता है तो उसकी स्पिरिट बटरफ्लाई के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस ब्यूटीफुल फिल्म द बटरफ्लाई हाउस फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर ये मूवी जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है उतनी ही ज्यादा भयानक है, क्योंकि अंत में हमने देखा मी हुआन और भानु ने क्या किया था। उन्होंने यहाँ पर इन दोनों ही जिंदा लोगों के शरीरों को पजिस कर लिया। अब वहाँ पर उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर फेब्री ने सलीम को मार दिया था, लेकिन शायद से ऐसा नहीं हुआ होगा। एंड आई जस्ट बिलीव कि भानु और मी हुआ की स्पिरिट ने इन दोनों ही कपल को पोजीशन में ले लिया, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और इन्हीं के शरीरों के चलते मी हुआ और भानु जो थे वो एक हो सकते थे। लेकिन यहाँ सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि जो तासिया है और जो सलीम है उन दोनों की स्पिरिट्स कहीं ना कहीं इसके चलते खो गई। अब देखो हो सकता है कि मी हुआ और जो भानु थे वो अपने समय में अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया रहा होगा, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने किया वो उनकी इच्छाओं को दर्शाता है कि वो अपने साथ रहने की इच्छा आफ्टर लाइफ में जाने के बाद में या फिर मरने के बाद में भी छोड़ नहीं पाए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ओल्ड लेडी यहाँ पर इन लोगों को दिखाई दी थी इनके प्री वेडिंग के अंदर या फिर एंगेजमेंट के अंदर, वो कौन थी? तो देखो या तो मुझे लगता है कि वो सलीम की आंटी की स्पिरिट होगी जो कि खत्म होने से पहले वहां पर आई होगी। होता है ना कई बार कि कोई खत्म होने वाला हो तो आप उसको कई बार देखते भी हो, ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ है, कई सारी कहानियां आपने सुनी होगी। या फिर सपने में कोई आया था और अगले दिन देखा जाता है कि वो इंसान जिंदा नहीं रहता। सो माइट भी वो वाली चीज हो सकती है, या फिर यहाँ पर ये मी हुआ की ही स्पिरिट होगी जो कि इनके पास में आई होगी ये देखने के लिए कि ये दोनों परफेक्ट कैंडिडेट रहेंगे या फिर नहीं इनके शरीर को हथियाने के लिए। अल्टीमेटली मी हुआ और भानु का ये स्टार्टिंग से ही प्लान होगा, या फिर हो सकता है कि ये सारे के सारे प्लान्स इनके एंसेस्टर्स ने रचे होंगे। और अंत में हमने बटरफ्लाईज को देखा था जो कि जीवन को दर्शाती हैं, रीबर्थ को दर्शाती हैं, और हमने ये देखा था कि एक लाल बटरफ्लाई और एक सफेद बटरफ्लाई एक हो गई थी। तो ये चीज जो है ना वो दो चीजों को सिग्निफाई करता है। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर जो तासिया और सलीम की स्पिरिट थी वो बाहर आ चुकी थी और यहाँ पर उनके शरीरों को इस्तेमाल कर रही थी मी हुआ और भानु की स्पिरिट। दूसरा ये दर्शाता है कि मी हुआ और भानु अब एक हो चुके हैं, यानी कि अब वो अपनी उस जिंदगी को बिता पाएंगे जिसके बारे में वो शुरुआत से बात करते थे कि कहीं दूर जाकर रहना, और अब वो शहर की ओर निकलने वाले थे। और हम देख भी पा रहे थे कि उनकी बॉडी जो थी ना वो काफी डिफरेंट एक्ट कर रही थी। एक और चीज आप ये भी सोच रहे होंगे कि जापानी सोल्जर्स ने इनके ऊपर हमला क्यों किया था। तो भानु और यहाँ पर मी हुआ की जो फैमिली थी वो अपने देश के लिए काफी ज्यादा अच्छे थे, पैट्रियट थे, जिसके चलते यहाँ पर हुआ ये कि जापानी सोल्जर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो जापानीज सोल्जर्स का सिंपल सा यही था कि या तो उनके सामने झुक जाओ या फिर वो उनको खत्म कर देंगे। और जब हमने देखा कि भानु को खत्म कर दिया गया है तो मी हुआ ने भी सेम हेयर क्लिप से खुद को खत्म कर लिया, जो कि दर्शाता है उसके इटर्नल लव को और सेक्रीफाइस को। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।